नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इकोनॉमी और वर्ल्ड पेज से इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले हाइलाइट्स। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मेजर रिलीफ दी गई है टेलीकॉम सेक्टर को, और ये कहा है कि जो टोटल जो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू है उसका जितना भी ड्यू है, जितना भी पैसा गवर्नमेंट को पे करना है, वो पे नहीं कर पा रही है टेलीकॉम कंपनीज, तो उनको 4 साल का मॉरेटोरियम दिया जा रहा है। जानेंगे इस पूरे मुद्दे को। दूसरा, एयर इंडिया में जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, जिसमें पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बेचना चाह रही थी, तो उसमें देखो टाटा और स्पाइस जेट के जो चीफ हैं उन्होंने इस चीज़ को देखो अल्टीमेटली कंक्लूडिंग स्टेज तक पहुंचा दिया है। दैट मीन्स अब टाटा और स्पाइस जेट के शेयर्स होंगे और 100% यहाँ पर, या ये कह सकते हो कि 100% जो टेक ओवर है वो किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने 100% शेयर्स छोड़ रही है। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है वो हम देखेंगे कि नीट एग्ज़ाम में ज़्यादातर सीबीएसई के बच्चे, या जो बच्चे अच्छे परिवारों से बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम अच्छी खासी है, या फिर जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, बोलो उनको ही ज़्यादा फेवर करती है नीट की जो एग्ज़ाम होती है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है मेडिकल एजुकेशन के लिए। ये बात कही है तमिलनाडु के पैनल ने। ओके, इसको भी थोड़ा जानेंगे। इसके आगे फिर पेज नंबर आगे 5 पे है, ये कुछ न्यूज़पेपर में फ्रंट पे भी है ये पेज, ये न्यूज़। एक तो ये कि क्राइम जो हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, पर हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे कुछ ऐसे केसेस ज़्यादा आए हैं जिनकी बात कर सकते हो। जैसे कि राइट्स की बात करें, जो दंगे हुए थे, वो प्रोटेस्ट हैं, जैसे पीजेंट प्रोटेस्ट की बात भी कर लो, पीजेंट राइट्स हैं वो। तो एनसीआरबी डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से पिक करेंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आड़े हाथों लिए ये कहा कि ट्रिब्यूनल की वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए आपने काम तो किया, पर वो नाम जो हैं जिन इंडिविजुअल्स को आप इन पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हो, वो चेरी पिकिंग है। दैट मीन्स गवर्नमेंट अपने फेवर के जो लोग हैं उन्हीं को वहाँ पर अपॉइंट कर रही है, जो कि गलत बात है। ये बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके आगे एक्सप्लेन पेज पे पाटीदार कम्युनिटी के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी जो गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भूपेंद्र पटेल, ये देखो पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी पेज से हम जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे उसमें पहली न्यूज़ तो होगी कि प्रोडक्शन को पुश देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब कैबिनेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है उनके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है 26,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिससे कि ऑटोमोटिव सेक्टर जो है उसको फ़ायदा मिल सके, पुश मिल सके। इसके अलावा हम जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो रहेगी ये कि शहरों में और गाँवों में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है अगर एसेट्स की बात करें या वेल्थ की बात करें। और एक न्यूज़ छोटी सी ये है कि केयर्न एनर्जी और एयर इंडिया, इन दोनों का बीच का जो डिस्प्यूट था न्यूयॉर्क के कोर्ट में, जो एक लगाया था ना वहाँ पे रिक्वेस्ट कि भाई एयर इंडिया के जितने भी एसेट्स हैं उनको सीज़ करो, तो उसको विड्रॉ करने के लिए बोल दिया है, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने, आपको पता ही है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव एक टैक्सेशन के लिए प्रोविज़न किया गया था फाइनेंस एक्ट 2012 में, तो उसको लेकर के केयर्न एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में बहुत गजब का डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा वोडाफोन वाला केस भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड था। खैर, केयर्न इंडिया वाला जो केस है उसमें थोड़ी रिलीफ है गवर्नमेंट के लिए, वो बात है यहाँ पर। इसके अलावा वर्ल्ड पेज और स्पोर्ट्स पेज पे कुछ एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उन पे एक बार नज़र और डाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो को पूरा डिटेल में, जो भी हमारी न्यूज़ है उनको। कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें फाइनलाइज जो भी हुआ है उन चीज़ों के बारे में देखें तो ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके अलावा ड्रोन सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए, और टेलीकॉम में भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो अगर हाइलाइट्स की अगर बात की जाए तो बात ऐसी है कि जो भी टेलीकॉम सेक्टर में इनकम होती है ना इनकी कंपनियों की, तो जो अगर नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जो भी इनके पास में आ रही है, उनको अब एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू वाली डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब कि मान लो एयरटेल ने कोई ज़मीन खरीदी थी कोई टावर लगाने के लिए, अब वहाँ पर एयरटेल बंद करना चाह रहा है, तो उस ज़मीन को फिर हो सकता है कि एयरटेल कहीं पे बेच दे किसी और कंपनी को या किसी और कॉरपोरेट हाउस को। तो ऐसे में ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसको आप एजीआर में कंसिडर नहीं करोगे, है कि नहीं, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू में, क्योंकि ये नॉन टेलीकॉम बेसिस पे ये रेवेन्यू कलेक्ट होगी अगर यहाँ पे एयरटेल को कोई फ़ायदा होता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा
जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, जो भी इन टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर उधार है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको 4 साल के ब्रेक्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। दैट मीन्स एक मॉरेटोरियम हो गया। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है, जो कि करंटली 49% है। ये अपने आप में रेवोल्यूशनरी काम करेगा। अब विदेशी कंपनियां और इन्वेस्ट करेंगी टेलीकॉम सेक्टर में, जिससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा, जॉब्स भी क्रिएट होने के चांसेस बनेंगे और कंपटीशन भी आएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं, ठीक है, SUC जिसको बोलते हैं, उसके आप देख सकते हो कि उनको स्क्रैप करना, साथ में जो फ्यूचर एयरवेज एक्वायर किए जाएंगे उनके लिए, मतलब जो एग्जिस्टिंग है ना ऑलरेडी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस, वो तो देखो लागू रहेंगे, उनको तो पे करना पड़ेगा इन टेलीकॉम कंपनीज को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पे करेंगे। और आगे जो भी होगा स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस वो स्क्रैप कर दिए हैं। इसका मतलब और स्पेस दे दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक पुश मिलेगा। इसके अलावा प्रीपेड प्लान से पोस्टपेड की तरफ अगर कोई यूजर जाना चाहता है तो उसको फ्रेश KYC नहीं करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पहले ही KYC अच्छी खासी आजकल होने लग गई है, क्योंकि आधार बेस्ड और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि जब भी वही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, नो योर कस्टमर का जो प्रोसेस होता है, तो प्रीपेड में भी आप अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेशन का सामना करते हो, तो फिर उसको पोस्टपेड में कन्वर्ट करोगे तो कितनी मुश्किलें होती है, राइट। तो ये तो है टेलीकॉम के लिए। ऑटो सेक्टर की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिससे कि ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा स्कीम का जो इंसेंटिव है वो करना क्या है कि एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी बेसिस पे यहाँ पर ऑटोमोटिव्स का प्रोडक्शन हो हाई वैल्यूड, और इसमें एक स्कीम का नाम आएगा जब हम इकोनॉमी पेज पे देखेंगे, फेम, तो इस स्कीम के बारे में आप ज़रूर पढ़ोगे। ओके, अब देखते हैं डिटेल में। अब ये जो कुछ भी प्रोविज़न किए गए हैं इसमें देखो, एक तो लिक्विडिटी कंसर्न को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको पता है वोडाफोन और आइडिया के जो चेयरपर्सन है कुमार मंगलम बिरला, उनका स्टेटमेंट भी आया था, ध्यान हो तो आपको, टेलीकॉम मिनिस्ट्री को उन्होंने लिख दिया था कि जी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको, कि जी कोई भी खरीद लो इसको, कंपनी को, हमारे तो बस की बात नहीं है इतनी झेलने की। तो प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर उनके पास में पैसा नहीं है जिससे कि वो इन्वेस्ट कर सकें, या जो दूसरे जो कंपटीटर्स हैं जैसे कि रिलायंस जियो हो गया और दूसरा एक और हो गया एयरटेल, इनके साथ में बोला हम compete करें, इसके लिए हमारे पास में पैसों की शॉर्टेज है, ठीक है। तो टेलीकॉम कंपनीज ने इसको देखो इन मेजर्स को वेलकम भी किया है, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने अपनी तरफ से इस चीज़ को अप्रूवल दिया है, जो हमने अभी इधर ये ब्रीफिंग ऑलरेडी ले ही ली है। इसके अलावा अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो कुछ जो कदम उठाए गए उनको थोड़ा डिटेल में देखें तो 1 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, फाइनल रूलिंग थी इस एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू के मुद्दे को लेकर के, जिसमें यह था कि टेलीकॉम कंपनीज उनको AGR जो है वो इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ में पे करना पड़ेगा अगर कोई भी ड्यू रह जाता है पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो। अब AGR में तो देखो स्पेक्ट्रम वाला मुद्दा वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो भी इनका लेन देन, इनकी खुद के एसेट्स को लेन देन है, जैसे मैंने अभी ज़मीन वाला एग्जांपल दिया था, इसके अलावा कोई भी एसेट हो सकते हैं उनकी लेन देन भी करें, तो पर उनको भी AGR में ही, AGR के डेफिनेशन में ही सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है ना, वो प्रीवियसली जितना कुछ भी हुआ है उसके लिए दिया था, तो वो तो चीज़ें देखो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होगी, उसमें तो कोई किंतु ही नहीं है। पर जो अब अपकमिंग जितनी भी डील्स होंगी ना, उनमें AGR की डेफिनेशन से जो ये ज़मीन का, ये एसेट्स का जो लेन देन होगा ना, इसको AGR की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। तो इससे क्या होगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को स्पेस मिलेगा कि अगर वो अपने एसेट्स को मोनेटाइज करके कहीं पैसा निकालना चाहें, जिससे कि वो कहीं और प्रोडक्टिव मैनर में इन्वेस्ट कर सकें, तो उसमें अब रोक टोक नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उसमें ये था कि जो 1 अप्रैल 2021 से 10 साल का पीरियड स्टार्ट होगा, ये वर्डिक्ट है 1 सितंबर 2020 वाला ही, जिसमें ये था कि AGR, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पे टेलीकॉम कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेंगी, ठीक है। और वो पे करने के लिए 10 साल का टाइम दे दिया, और 10 साल कब से शुरू हो रही है? 1 अप्रैल 2021 से। तो ऐसे में आप देख सकते हो ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। पर अब इस पेमेंट में अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोविज़न किए गए हैं कि 4 साल के लिए मॉरेटोरियम का प्रोविज़न है। जैसे आपने देखा होगा कि लोन रिटर्न करने के लिए, जो नॉर्मल लोन्स थे उनको रिटर्न करने के लिए भी मॉरेटोरियम दिया था, रिलैक्सेशन दिया था जो भी बोरोवर हैं उनको, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी मॉरेटोरियम का प्रोविज़न रखा है। पर एक चीज़ ज़रूर है
कि जो कुछ भी वेरिएशन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 साल का टेन्योर दिया ना, इसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं ना और फिर वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से ही कुछ चेंजेस ला करके और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है उन चेंजेस को, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में बोला गया कि कोर्ट से पहले अप्रूवल लिया जाएगा कि जो 4 साल का हम मॉरेटोरियम दे रहे हैं AGR या फिर ये इंटरेस्ट या पेनल्टी को रीपे करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे क्या होगा कि पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, कोर्ट से ही अगर अप्रूवल ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दोनों की तरफ से इस चीज़ को बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सपेक्टेशंस हैं, ये चीज़ बताई जा रही है मेनली। ओके, आगे चलते हैं। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है कि देखो नीट जो है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल एजुकेशन के लिए, तो बोले ये जो एग्ज़ाम है ये वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करने वाले या CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं वो और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको फेवर करती है। और ये बात कही तमिलनाडु के एक पैनल ने, क्योंकि ये पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसलिए कि एक बार रिव्यू किया जाए कि वाकई में नीट जो है वो इंडिजीनस लोग जो लोकल्स हैं उनको कितना फेवर करती है। तो इसके लिए यहाँ पर ये डेटा अवेलेबल है और इसी बात को कह के इसी डेटा के बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम जो है वो नीट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे तो देखो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, उसको 2017-18 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब तमिलनाडु ने वैसे भी आनाकानी बहुत की थी प्रीवियसली। अगर आप कुछ अगर डिस्कशन को देख रहे हो या न्यूज़ आपको पता हो तो यूँ मानो 2019 में भी तमिलनाडु ने इग्नोर किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए कि भाई आपको ये मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें एजुकेशन सिस्टम के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रिवेल बनेंगी। ठीक है, तो पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यही आर्ग्यूमेंट दिए थे जो आर्ग्यूमेंट अभी आ रहे हैं कि गाँव के जो लोग हैं, जो गाँव के जो बच्चे हैं या फिर गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं उनको फेवर नहीं करती है नीट, क्योंकि बोले इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा पेमेंट करके फिर कोचिंग लेनी पड़ती है और कोचिंग की वजह से फिर वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे नहीं कर पाते हैं, तो वो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाते हैं। वैसे आपको पता ही है कि नीट एग्ज़ाम में कोटा सिस्टम भी अवेलेबल है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे मान लो कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और यूपी में जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो नीट के अंडर से ही एडमिशन लेंगी, पर उसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीट नंबर ऑफ सीट्स रहेगा जो कि यूपी के लोकल स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगी। ठीक है, जैसे AIEEE का एग्ज़ाम होता था पहले, आजकल तो JEE एडवांस और ये होने लग गए हैं, JEE का कॉमन एग्ज़ाम होने लग गया है। पहले AIEEE होता था तो उसमें यही पैटर्न था कि NITs में तो चलो सीधा एडमिशन हो गया क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। इसके अलावा जो मतलब स्टेट लेवल की जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन जो होगा तो कुछ कोटा तो AIEEE को दिया जाता था, बचा हुआ स्टेट के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए। बोला वो चीज़ तो ऑलरेडी है, पर फिर भी वही बात है कि पॉलिटिक्स भी है थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत रियलिटी भी है। ठीक है, तो 9 मेंबर पैनल था, उसने असेस किया कि नीट का जो इम्पैक्ट है वो बोले नेगेटिव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्निंग का कितना असर पड़ता है सीधा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये कि एयर इंडिया के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत 1-1.5 साल से कोशिशें कर रही है और अल्टीमेटली अब जाकर के कंक्लूडिंग स्टेज पे बात पहुंच चुकी है, जिसमें टाटाज और स्पाइस जेट के जो चीफ हैं उन्होंने इस रेस में अपने आप को असर्ट कर दिया और वो अल्टीमेटली अब टेक ओवर करेंगे। ठीक है, तो टाटा सन्स के जो टाटा सन्स और स्पाइस जेट प्रोमोटर अजय सिंह हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हम एयर इंडिया के 100% स्टेक्स को टेक ओवर करेंगे। 100% एसेट्स का स्टेक का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक तो एयर इंडिया की जो इक्विटी है, दैट मीन्स जितना भी एसेट है वो सारा, प्लस में एयर इंडिया के ऊपर जो डेट है, जो कर्जा है वो भी, तो ये दोनों चीज़ें टेक ओवर की जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यही हेडेक थी कि बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, 60,000 करोड़ रुपए के लगभग कर्जा है एयर इंडिया के पास में, तो उसको कैसे हटाया जाए। ठीक है, तो अब इसमें देखो एयर इंडिया के एसेट्स में आप देखो तो 100% शेयर होल्डिंग तो एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में तो हो ही गई, 50% शेयरिंग इनकी आ जाएगी एयर इंडिया साथ्स, ये सेट्स जो एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है उसमें, तो इसी चीज़ को आगे किया जा रहा है। इसमें देखो जो दीपम है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, उसमें इसने अप्रूवल दे दिया है इस बिडिंग को। तो देखो गवर्नमेंट ने तो पिछले साल जनवरी 2020 में ही
जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कौन चाहता है एयर इंडिया को टेक ओवर करना, उसके लिए रिक्वेस्ट मांगनी शुरू कर दी थी। ठीक है, पर बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। सबसे पहली प्रॉब्लम कि जैसे ही ये बिडिंग प्रोसेस शुरू किया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इंटेंट शो की कि हम एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तभी थोड़े दिनों के अंदर आपको पता है कोविड-19 आउटब्रेक हो गया। कोविड-19 के बाद में फिर कुछ ऐसी कंडीशंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रखी हुई जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पा रही थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कंडीशंस को चेंज किया और जो बिडर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया। अल्टीमेटली अब ये टाटा और स्पाइस जेट के जो हेड हैं उन्होंने फाइनल कर दिया है कि अब टाटा जो है मेनली टेक ओवर करने वाली है एयर इंडिया को 100% एसेट्स के साथ में। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट, ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जब बात की गई थी तब दीपम ने ये बताया था, दीपम मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ये एसेट मैनेजमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो जनवरी 2020 में एयर इंडिया के ऊपर लगभग 60,074 करोड़ रुपए का कर्जा था। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी गवर्नमेंट के लिए इसको कंटिन्यू करना। और ये कर्जा जो है ना, डेट, ये लॉस और ये कर्जा लगातार बढ़ता चला गया जब 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों को मर्ज कर दिया था, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस पे बहुत कर्जा था और उसी के चलते प्रॉब्लम हो गई। अब आप देखोगे ना कि ये जो एयरलाइन है इसको स्टैब्लिश किसने किया था? टाटा ग्रुप ने ही किया था 1932 में, और इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1953 में। फिर आप देखोगे ये जो मुंबई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट है, इसने देखो बहुत सारे काम भी किए। आप देख सकते हो कि एयरलाइन के जितने भी यूसेज, जैसे एयरलिफ्ट करना था, क्योंकि नेशनलाइजेशन हो गया था ना, गवर्नमेंट की ये कंपनी हो गई थी, तो इस कंपनी ने बहुत सारी हेल्प भी की है। अब देखो बात यह है कि 2015 में ग्रुप ने अपनी तरफ से लॉन्च किया कि इस तरीके से 51:49, दैट मीन्स 51% शेयर्स तो देखो एयर इंडिया ने अपने हाथ में रखे। मतलब ये जो आप देख सकते हो कॉन्ग्लोमरेट है, कौन सा, टाटा वाला, ये ऑलरेडी इस तरीके से एयरलाइन के वाले सेक्टर में काम कर रहा है सिंगापुर एयरलाइन के साथ में मिल करके। ठीक है, और जो एशिया में एक एयरलाइन चलती है जिसका नाम है एयर एशिया इंडिया, उसमें इस ग्रुप का बहुत बड़ा एसेट है। ठीक है, सिंगापुर एयरलाइन और टाटा ग्रुप वाला जो हम बात कर रहे हैं, जिसने अभी इस कॉन्ग्लोमरेट ने टेक ओवर करने की बात की एयर इंडिया की। ठीक है, टाटा ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो सिंगापुर एयरलाइन के साथ में मिलकर के इनका एयर एशिया इंडिया, इसके साथ में इसमें इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। अब सवाल ये आ जाता है कि टाटा ग्रुप अब कैसे जैसे करके एयर इंडिया में टेक ओवर करने की बातें तो कर रहा था, पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइन की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल रही, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और सिंगापुर एयरलाइन जब तक अप्रूवल नहीं देगी तो उसका पार्टनर किसी दूसरी एयरलाइन को टेक ओवर करे तो वो अप्रूवल मिलना मुश्किल था। पर अल्टीमेटली सिंगापुर एयरलाइन ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया, वेवियर दे दिया, छूट दे दी, गो अहेड का प्रोविजन दे दिया, और ऐसे एयर इंडिया को अब टेक ओवर करेगा टाटा ग्रुप। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो हमें देखनी थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि क्राइम तो देखो बहुत कम हुए, क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया, और दिल्ली जैसे जो राइट्स हुए थे वो राइज हुए हैं। तो एक बार आप देखो एनसीआरबी का जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, उसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो देखो कम्युनल राइट्स की अगर बात करें रिलीजियस लाइन के ऊपर, तो उनमें इंक्रीमेंट देखा गया है 96% का। कास्ट बेस पे जो राइट्स हैं उनमें भी 50% राइज देखा गया है। एग्रेरियन राइट्स हैं उनमें 38% राइज देखा गया है, या फिर जो आंदोलन या फिर मोर्चा राइट्स हुए हैं उनमें 33% राइज हुआ है। और जो एनिमिटी है ग्रुप्स में, दुश्मनी का जो माहौल है वो भी बढ़ा है लगभग 70% तक। तो ऐसे में टोटल राइट्स की अगर बात की जाए ना, जितने भी दंगे फसाद या जो भी प्रोटेस्ट होते हैं उनको देखें तो ओवरऑल 12% राइज देखने को मिला है। ये बात बोली गई है एनसीआरबी के द्वारा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से स्टेट में क्या ट्रेंड रहा है वो। तो 2020 में लॉकडाउन तो लगा, पर जो इसमें ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं ना, जैसे कि वुमेन के अगेंस्ट में कोई क्राइम हो, बच्चों के साथ में अब्यूज़ हो, तो उनमें तो देखो बहुत कमी देखने को मिली। पर जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जब यहाँ हमने देखे कम्युनल, कास्ट, एग्रेरियन राइट्स, बोले इनमें इंक्रीमेंट बहुत था। और ये बात रिलीज़ की है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, जो कि रिलीज़ की जाती है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे में कम्युनल राइट्स में इनमें क्या क्या राइज हुआ वो हमने ऑलरेडी यहाँ ग्राफ में देख ही लिया था। ठीक है, अब आप देख सकते हो
स्टेट के अगेंस्ट में ऑफेंस, दैट मीन्स कि सरकार के खिलाफ में आवाज उठाना और वो ऑफेंस कंसिडर किया जाए, तो उसमें देखा जाए तो लगभग 27% तक ड्रॉप देखा गया है अगर 2019 का कंपैरिजन 2020 के कंपैरिजन में देखा जाए। यूपी एक ऐसा स्टेट जहां पर स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम बढ़ते हुए दिखाई दिए, मतलब सरकार के खिलाफ आवाजें उठी हैं, जिसमें प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाना या एंटी सीएए जो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके खिलाफ में जो बहुत ज़्यादा राइट्स हुए। तो स्टेट के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेज हैं वो तो ओवरऑल इंडिया में डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट की अगर बात करें तो इसमें सेडिशन के चार्जेस भी बहुत लगे हैं। यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत भी बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट ये ऐसे प्रोविजन है जिनका यूज़ किया गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। एनसीआरबी डेटा ये कहता है कि जो कम्युनल राइट्स हैं वो भी अच्छे खासे रजिस्टर हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुआ है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जो कि फरवरी में 2020 में हुआ ही था, आपको पता है। इसके अलावा बिहार जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाद में सेकंड स्पॉट पे आता है कम्युनल राइट्स को लेकर के। हरियाणा और झारखंड में भी ऐसे कैसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कम्युनल वायलेंस के। अगर कास्ट बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा बिहार में रिकॉर्ड हुए हैं, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका में। एनसीआरबी डेटा ये कहता है कि केसेस जो है पुलिस के द्वारा रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ कितने केसेज आए, पर एक्चुअल में पुलिस कितने केसेस पे रिस्पॉन्ड करती है वो मैटर करता है। मतलब अगर एफआईआर लॉन्च भी करवा दी तो उसके बाद में पुलिस का एक्शन क्या है वो मैटर करता है, तब जाकर के वो एनसीआरबी की डेटा में रजिस्टर होती है चीज़ें, ठीक है। और अगर केस रजिस्टर हुआ तो क्या उसके बेसिस पे कोई आउटकम निकला, वो वाली बात है, ठीक है। एग्रेरियन राइट्स की अगर बात करें तो 2020 में पंजाब में 0 केसेस रजिस्टर हुए, हरियाणा में 34, और हाईएस्ट नंबर अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा बिहार में, जो कि अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जबकि हमें पता है कि एग्रेरियन राइट्स की बात करें तो मेन लीड ही पंजाब के किसान कर रहे हैं, पर इसके लिए अगर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो तो ये जो किसानों ने आंदोलन कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में वो बैठे कहाँ पर हैं, दिसंबर 31 से पहले तो वो दिल्ली में थे ना मोर्चे पे, पंजाब में नहीं थे। उनके खिलाफ जो भी केस रजिस्टर हुए हैं वो सारे दिल्ली में हुए हैं, ठीक है। पंजाब में तो अब करना थोड़ा बहुत, अपने स्टेट में बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये डेटा ये शो करता है, ठीक है। तो ये बातें बार बार बताई जा रही है, मेन चीज़ें जो थी वो हमने देख ली। और जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में एनिमिटी, मतलब सोशल ग्रुप्स उनके बीच में दुश्मनी का जो व्यवहार है वो भी बहुत बड़ा है। 2019 में केवल 1058 ऐसे इंसिडेंट थे जो कि 2020 में बढ़कर के 1804 ऐसे इंसिडेंट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हुए, फिर यूपी में, फिर तेलंगाना में, फिर असम में। तो ये थी एनसीआरबी डेटा की बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो हमें देखनी थी। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कि एजुकेशन सेक्रेटरी हैं वो देखो एक्सप्रेस अड्डा पे आएंगे, बातचीत करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के साथ में, और मुद्दा जो होगा वो उसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। इसमें स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के प्रोविजंस लिए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इसमें ये है कि जो हमारे अभी 10+2 स्ट्रक्चर है ना, 10वीं तक मैट्रिक, फिर बाद में सीनियर सेकेंडरी करके और फिर बाद में कॉलेज में, तो उस स्ट्रक्चर को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, 5334 सिस्टम के अंदर, ओके। एक तो ये, इसके अलावा इसमें जो कैटेगरी होगी वो होगी फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ये 4 कैटेगरीज होगी, 5 3 3 4 के बेसिस पे, ठीक है। हायर एजुकेशन में जो 3 साल का जो यूजी कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट, जिसको हम बैचलर्स कोर्स बोलते हैं, वो भी अब देखो 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, 4 साल का हो जाएगा। उसमें 1 ईयर तो आपको पता है सर्टिफिकेट कोर्स, 2 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर डिग्री कोर्स, और 4 साल का अगर कोई करता है कंप्लीट कोर्स तो उसको डिग्री के साथ में रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया जाएगा जो कि हमारे यहाँ पर खुद कैंपस खोल सकेंगी। इसके अलावा जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जैसे कि यूजीसी, एआईसीटीई, इनको सबमर्ज करके एक सिंगल अथॉरिटी बना दी जाएगी इनको ज्वाइन करके। तो ओवरऑल बात यह है कि ये तो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट थीम, और जो बातचीत होगी वो अलग बात है, वो हम बाद में देख लेंगे। और जो एजुकेशन सेक्रेटरी है उनका नाम है अमित खरे, ओके, इनके सामने इमेज है, ओके। आगे चलते हैं। बाकी देखो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्लैम किया, मतलब डाटा है, ये कहा कि भाई आप चेरी पिकिंग क्यों करते हो ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट पहले ही दे दिया था कि ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इनको फुलफिल करो, नहीं तो लिटिगेशन जो है पेंडिंग रहेंगी और सारा लोड जो है फिर हायर जुडिशरी पे आके पड़ जाएगा। क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में आपको पता ही है कि वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली इश्यूज़ को टैकल करते हैं, वो तो ठीक है, पर ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट में भी जब केस आने लग जाएंगे ना, वो फिर जा करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोड आना शुरू हो जाता है। तो आप क्यों ना अपॉइंटमेंट्स टाइम पे प्रॉपरली कर दो, जिससे कि ट्रिब्यूनल्स में अगर मुद्दे को सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे में जो अभी जिस लॉ के बेसिस पे, जिस एक्ट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसको बोला जाता है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021। ठीक है, तो इसमें जो प्रोविज़न है वो कुछ ऐसे हैं कि एक सेलेक्ट कम, आप देख सकते हो यहाँ पे नाम आ रहा है, ये देखिए, सर्च कम सेलेक्ट कमेटी, वो नाम रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उन नामों में से, जो नामों का पैनल होगा, उन नेम्स में से ही अपॉइंटमेंट की जाएगी इन ट्रिब्यूनल्स में। तो बेसिकली जो अपॉइंटमेंट की गई है ना, उसमें आप देख सकते हो NCLT जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसमें, इसके अलावा टेलीकॉम डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल TDSAT, उसमें भी अपॉइंटमेंट हुई है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल और आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एपेलेट, जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है उसमें। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बोला अपॉइंटमेंट्स हमने कंप्लीट किए, पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो नाम रिकमेंड कर दिया, आप उनको रिजेक्ट करने के राइट्स की अगर बात करते हो तो बोलो वो चीज़ें तो हमने पहले ही आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दी थी, क्योंकि ये जो एक्ट है ना, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, बोले ये आपने ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया था पहले। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, और इसी ऑर्डिनेंस को आपने इस रिफॉर्म्स एक्ट के तहत रिप्लेस किया था, पर इसके बहुत सारे प्रोविजंस को तो हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, तो उन प्रोविजंस को आप रिपीट क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली गई। इसमें जो सेक्शन 37 है ना, 3 क्लॉज 7 ऑफ ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म, इसमें क्या है कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 2 नाम रिकमेंड किए जाएंगे अगर किसी भी मेंबर या चेयरपर्सन के तौर पे किसी को अपॉइंट करना हो किसी भी ट्रिब्यूनल में। तो बोलो वो नाम जो आपको दिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिजेक्ट तो कर सकती है, पर ये 2 ही नाम क्यों, सवाल ये है। ये अपने आप में चेरी पिकिंग है, राइट। तो ये है पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं ये अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था अपॉइंटमेंट करो, और अपॉइंटमेंट भी किए गए, तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने उन्हीं को अपॉइंट किया जो कि गवर्नमेंट को फेवर करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब रूलिंग पार्टी, अभी यहाँ पर बात हो रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे, जहाँ पर हम देखेंगे पाटीदार कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो, भूपेंद्र पटेल करके गुजरात के 17th चीफ मिनिस्टर अभी बना दिए गए हैं, और ये 5वें पॉलिटिशियन है जो कि पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो पाटीदार कम्युनिटी है ये बेसिकली पाटीदार, पट्टीदार, पट्टीदार का मतलब स्ट्रिप, लैंड की एक लंबी सी स्ट्रिप के जो ऑनर होते हैं उनको पाटीदार, पट्टीदार बोलिया, पट्टी स्ट्रिप, ठीक है, और उसी से इनका नाम पड़ गया पाटीदार। और ये जो पटेल्स हैं ये पाटीदार ही होते हैं। ठीक है, ये देखो, ऑनर ऑफ स्ट्रिप ऑफ लैंड। बेसिकली इनमें 2 ग्रुप्स हैं, एक तो ल्यूवाज और एक है कड़ावाज, कड़वाज। अब ल्यूवाज और कड़वाज ये नाम कहाँ से आए हैं, ये अपने आप को लॉर्ड राम उनके सक्सेसर मानते हैं, और राम के 2 बेटे थे, एक तो लव एक कुश। तो कुश के जो बेटे हैं वो तो कड़ावाज हो गए, और लव के जो बेटे हैं या लव के जो सक्सेसर हैं वो ल्यूवाज हो गए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि ये अपने आप को आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा असर्ट करने की कोशिश करते हैं। रिजर्वेशन की बात भी अगर बार बार करें तो इनके द्वारा डिमांड की जा रही है। जैसे हार्दिक पटेल का जो मुद्दा आया था बीच में, ठीक है, तो उन्होंने पाटीदार कम्युनिटी के लिए ओबीसी कैटेगराइजेशन में रखने के लिए बात कही थी, जिसमें ये कहना था उनका कि जी बहुत सारी पाटीदार कम्युनिटी के लोग हैं, वो नाम तो लैंड ऑनर्स के तौर पे देखे जा सकते हैं, पर वो अभी भी गरीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो पाटीदार्स हैं ऑल ओवर गुजरात में फैले हुए हैं, नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र। अगर गुजरात में यूं 2 लोब्स देखोगे ना, तो इस तरीके से मैप देखने को मिलेगा। तो ये सौराष्ट्र है, नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर। इसके अलावा सेंट्रल गुजरात, सूरत, साउथ गुजरात, हर जगह पे आपको मिल जाएगा। और पाटीदार्स जो है ना, वो शादियाँ कहाँ पर प्रेफर करते हैं, अपने ही किसी सब ग्रुप के अंदर। ओके, इनमें से आप देखोगे ना तो लुवास जो है पटेल, लुवास पटेल, लुवा पटेल, वो तो देखो मार्जिनली आउट नंबर करते हैं कड़वास को। दैट मीन्स इनका मोर और लेस नंबर्स जो हैं इक्वल आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो पाटीदार चीफ मिनिस्टर और कौन कौन रह चुके हैं, उनमें नाम बताए जा रहे हैं, वो इतने काम के हैं नहीं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो जो मेन लीडर आए थे बाबूभाई
जस भाई पटेल, ये देखो आप 1975 में। फिर आप देख सकते हो चिमन भाई आ जाते हैं, फिर केशु भाई पटेल आ जाते हैं। ठीक है, ये लगातार जो पटेल्स हैं वो सारे के सारे पाटीदार से, राइट। अब इसमें डिमांड क्या थी वो मैंने आपको बताई दी कि भाई ज़मीन तो है हमारे पास में और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, ऐसी बात नहीं है पाटीदार्स, और अच्छी खासी इंडस्ट्री में पकड़ भी है उनकी। पर बोला कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी की रेखा में जी रहे हैं, तो उनको बोले रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये डिमांड की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए। तो इसमें देखो एक तो क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि ग्लोबल ऑटोमोटिव ट्रेड की अगर बात करें तो इंडिया केवल 2% ही पार्टिसिपेट करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हम जो एनुअल ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं लगभग $17 बिलियन का, वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम हो पाएगी इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बेसिस पे। इसके अलावा 7.6 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, और लगभग आप देख सकते हो कितना फ़ायदा होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा लगभग 42,500 करोड़ का एक्सपेक्टेड है। और इसमें सबसे मेन जो है फोकस रहेगा फेम स्कीम पे, जिसका मतलब हो गया फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फेम स्कीम को इम्प्लीमेंट करना जिससे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे उतारा जाए। ठीक है, ये बात है यहाँ पर मेन। तो फेम स्कीम के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है। इसके अलावा जो इस पेज पे न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए लास्ट में है, दैट इज़ एट फ्रंट ऑफ यू, कि भाई शहरों में जो टॉप 10% फैमिलीज हैं जो पैसे वाइज देखा जाए, वेल्थ वाइज, उनकी अगर एसेट देखो तो 1.5 करोड़ रुपए आपको एवरेज मिल जाएगी। जबकि वहीं पे बॉटम लाइन में जो लोग रह रहे हैं उनकी एवरेज इनकम देखोगे, एवरेज वेल्थ देखोगे तो सिर्फ 2,000 है। तो कहाँ तो 1.5 करोड़ और कहाँ 2,000। अब आ जाओ गाँव में। गाँव में जितने भी अमीर लोग रहते हैं उनमें अगर टॉप 10% निकाला जाए तो उनके पास में वेल्थ है 81.17 लाख। और जो लोग बॉटम में रहते हैं, मिनिमम इनकम वाले लोग हैं जिनके एसेट्स मिनिमम है गांव में, उनका एवरेज निकाला जाए तो बॉटम वालों के पास कितनी है वेल्थ मिलेगी, 41,000 रुपीज़। तो अब आप देखो अर्बन एरियाज़ में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो रूरल एरियाज़ में कितनी कम इनइक्वालिटीज़ हैं। ये बात रिलीज़ की गई है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो ये काम की चीज़ें बड़ी ध्यान से रखें आप। आगे चलते हैं। जब भी इनइक्वालिटीज़ पे कुछ लिखना हो तो आप ज़रूर लिखोगे इसको। फिर स्पोर्ट्स पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है, दैट इज़ कि जो बाइडन की तरफ से अपनी तरफ से एक पुश किया गया है, वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, जो ओलंपिक्स में या इंटरनेशनल गेम्स में जो भी पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो उनकी बॉडी में कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे या फिर एथलीट्स हैं उनकी हेल्थ को हार्म पहुंचाए, तो उसके लिए टेस्टिंग करने वाली ये एजेंसी है। तो उसमें पता पड़ा कि ये स्प्रिंटर, अमेरिका की स्प्रिंटर हैं जिनका नाम है रिचर्डसन, तो इनके ब्लड सैंपल में कैनबीज, मैरिजुआना के सैंपल्स मिले। ठीक है, तो सवाल ये है कि मैरिजुआना जो है वो क्यों इलीगल कंसिडर की गई, जबकि आप देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी वाइज देखा जाए ना तो उरुग्वे ने 2013 में ही मैरिजुआना को लीगल कर दिया था कि हाँ रिक्रिएशनल मनोरंजन के तौर पे अगर वो कंज्यूम करना चाहे मैरिजुआना तो वो यूज़ किया जा सकता है। कनाडा ने 2018 में इसको फ्री कर दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, स्पेन, साउथ अफ्रीका, इन्होंने भी और यूएसए ने भी मैरिजुआना को लीगल वे पे अलाउ कर दिया। बहुत सारे जो 50 स्टेट्स हैं ना यूएसए के, उनमें बहुत से स्टेट्स में अलाउ किया हुआ है, जैसे कि ओरेगन जहाँ से ये रिचर्डसन बिलोंग करती है, जिनकी ब्लड टेस्टिंग में पॉजिटिविटी मिली है मैरिजुआना। ये एक तरीके से आप कह सकते हो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, भांग होती है। ठीक है, भांग आप जानते हो, शंकर भगवान वाले समझ गए होंगे आप। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में देखो हमने अभी तक इसको लीगलाइज नहीं किया है। अब मैरिजुआना को वाडा ने बैन क्यों कर रखा है, इसके पीछे मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ कैटेगराइजेशन डाल रखा है जिसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे, अगर उनकी हेल्थ को एंडेंजर करे और लॉन्ग टर्म में उनके लिए मुश्किल पैदा कर दे जो भी एथलीट्स हैं, तो उसके लिए फिर उसको बैन किया हुआ है। क्योंकि स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स है ना, वो फिर ख़त्म हो जाती है। ये देखो यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस एनहेंस कर दे, पोटेंशियली अगर उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाए तो फिर दूसरे के कंपैरिजन में आप अच्छा परफॉर्म कर दोगे तो प्रॉब्लम है, और हेल्थ रिस्क है वो बढ़ जाए, और अगर स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स को अगर कहीं वायलेट करे तो ऐसे सब्सटेंसेस को बंद करना ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें थी।
तो वाडा के बारे में आप देख लेना, मैरिजुआना के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने देख ही ली है। तो ऐसे में अभी रिव्यू करेगी वाडा कि वाकई में इस मैरिजुआना को अभी जो बैन ड्रग्स हैं उनमें से निकालना है या रखना है, वो देखने वाली बात है। इसके अलावा वर्ल्ड पेज की न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड पेज पे देखो सिंपल सी न्यूज़ एक तो ये है कि सुनक और पटेल, दैट मीन्स यहाँ पे है ऋषि सुनक और प्रीति पटेल, इन दोनों को कैबिनेट में जगह फिर से मिल गई है, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने अभी अपने कैबिनेट को रिशफल किया है। यूके की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनको कंटिन्यू रखा जा रहा है। एक तो ये काम की चीज़ है। तालिबान के पास में पैसों की देखो शॉर्टेज ज़बरदस्त आ रही है, और यही चलता रहा तो सितंबर एंड आते आते बिल्कुल धन खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, और लगभग 14 मिलियन, अब आप 14 मिलियन का मतलब आप समझ लो कितने लोग हो गए, लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है ना वो भुखमरी के कगार पे पहुंच जाएंगे अपने आप में। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो 14 मिलियन के हिसाब से आपके लिए एक टास्क और है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में एक बार आप खुद से पढ़ोगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो ये है, ईरान ने कॉमर्शियल फ़्लाइट्स अफ़गानिस्तान के साथ में रिज्यूम कर दी है। जो किम सिस्टर है, किम जोंग उन, उनकी जो सिस्टर है नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटर की सिस्टर, उन्होंने ये कहा बोला कि साउथ कोरिया के साथ में जो भी हमारे टाइज हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक तरफ तो न्यूक्लियर मिसाइल का मतलब मिसाइल का टेस्ट किया था नॉर्थ कोरिया ने, और उसी के कुछ घंटों के अंदर अंदर ही साउथ कोरिया ने भी कर दिया, तो ये फिर फ्रस्ट्रेट हो गई। अब डिक्टेटर तो फ्रस्ट्रेट ही होते हैं भाई। ओके, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली है। न्यूज़पेपर आपको सुबह मिल ही जाएगा। कंटिन्यू बने रहिए गार्गी क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।